दूसरा देखो, दूसरा पैरा भी देख लो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब ये दोनों को एप्लीकेबल होता है, खाली गुड्स के लिए नहीं, सर्विस के लिए भी होता है। मतलब एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को सर्विस दी तभी भी डीम सप्लाई मानना पड़ेगा। हम मानते हैं क्या, आप बताओ ना। अरे अपना खुद का सीए का ऑफिस है, बैंगलोर के ऑफिस को अगर हमने यहां से कोई फ्री में सर्विस दी, हमने आज तक कभी डिलीवरी चालान इशू किया है, लेकिन वो गवर्नमेंट पकड़ भी नहीं पाएगा। बताओ क्यों नहीं पकड़ पाएगा, सर्विस है ना, इनटेंजिबल है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसका। सर्विस दे दी, ब्रांच ने एचओ को दी, एचओ ने ब्रांच को दी, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई एंट्री नहीं, किधर किधर कुछ नहीं। लेकिन गलती से अगर किसी ने रिकॉर्डिंग बना के रखा, तो आपने अगर पीएमएस में एंट्री मार के रखा, तो क्या आपने कोटाइम ब्रांच के लिए या आपने बैंगलोर ब्रांच के लिए इतना काम किया इतने घंटे का, और नॉमिनल चार्ज डाल के रखा, वो एक्चुअली पैसे मिलते नहीं है। और फिर गवर्नमेंट ने कभी आके हमारा पीएमएस खोल के देखा, बोला अरे आपने तो 80 घंटे काम किया था ब्रांच के लिए, और आपका 1 घंटे का अगर 10,000 रुपया होता है तो 80 घंटे का इतना इतना होता है, उतना चार्ज करो, डीम सप्लाई उतने पे जीएसटी भर दो। कहीं रिकॉर्ड मिला तो वो होगा, लेकिन सर्विस का यूजुअली कोई रिकॉर्ड नहीं लेता। गुड्स कैसा, रास्ते से जाने वाला है ना, यहाँ पे लोड होगा, यहाँ से गाड़ी जाएगी, आगे संकेश्वर नाके पे पकड़ी जाएगी, फिर बोल जाएगा माल लेके किधर जा रहे हो, बोलेंगे हमारी ब्रांच का है, तो ब्रांच का है, फिर भी क्या इशू करना था, डिलीवरी चालान इशू करना था, नहीं तो इस स्टेट से उस स्टेट में आईटीसी कैसे जाएगा। तो गुड्स भी पकड़े जाते हैं, ट्रक भी पकड़ा जाता है, ट्रक ड्राइवर को टॉर्चर किया जाता है, ओनर को बुलाया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, ये सब धंधे होते हैं। तो ब्रांच ट्रांसफर गुड्स का बहुत आसानी से पकड़ा जाता है। क्लियर है, हाँ। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पार्टी का तो अभी आप याद रखोगे ना, साला भतीजा याद नहीं रखना है, सत्यम याद रखना है, सत्यम माइटस। बहुत बड़े बड़े फ्रॉड रिलेटेड पार्टीज के साथ ही होते हैं, ठीक है ना। तो रिलेटेड पर्सन वो खाली बताया आपको मैंने, फ्रॉड होता है करके, मानो होता है रिलेटेड पार्टीज के साथ। और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो सर डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन में क्या फर्क है, मैंने एग्जांपल ही चेंज किया था। रिलेटेड पर्सन के बीच में यूजुअली झोल होता है, मैंने बताया था। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब कौन, एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच, ब्रांच ट्रांसफर, मतलब वो है एक ही, उनको मानना पड़ता है कि वो अलग अलग है, एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन वगैरह या रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया गया है, 25। हम लोग कौन से सेक्शन पे है, 7 से कहां जाके पढ़ना पड़ेगा अभी, 25 के पहले कौन सा सेक्शन आता है, और 24 के पहले, और 23 के पहले। तो आपको पता है 22, 23, 24 आपको पता है क्या है। 22 में है कि टर्नओवर क्रॉस होने के बाद, 20 लाख या 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस होने के बाद रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। 23 में क्या है पता है आपको, टर्नओवर क्रॉस होने के बाद भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। ये एक एग्जांपल है एग्रीकल्चरिस्ट। दूसरा एग्जांपल है, अगर आप एग्जम्प्ट गुड्स ही देते हो, आप हॉस्पिटल हो साहब, आप क्या करोगे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेके, आपको तो जीएसटी ऐसे भी नहीं लगने वाला है। आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सर्विस दे रहे हो ना, तो आपको क्या ही जीएसटी लेंगे। तो ये 23 में हो गए, मतलब 22 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, और 22 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, 23 में नो रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। 24 में क्या है पता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, मतलब 0 टर्नओवर पे भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। हाँ, इंटरस्टेट सप्लाई, सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ऐसे कुछ वहां पे बातें हम करेंगे। तो 22, 23, 24 ये तीनों के तीनों रजिस्ट्रेशन को लेके। उसके इमीडिएट बाद कौन सा सेक्शन आता है, उसमें रिलेटेड पार्टी कौन है और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है वो बताया जाता है। इस तो वहां क्यों गया डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड है। 25 भी कौन से किसके रिलेटेड है, डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं, 2 ब्रांच। आपका सवाल पूछो, 2 ब्रांच 2 स्टेट में कितने रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्यों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, स्टेट बेस है, पता होना चाहिए ना ये सब, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। फिर हम भले उसका काम कंपनी एक ही है, PNRAJ एंड एसोसिएट LLP, लेकिन 4 स्टेट में है, तो कितने 4 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। सर सेम स्टेट में है, कोल्हापुर और मुंबई, अलग अलग रजिस्ट्रेशन लू क्या, सीए अलग है, तो अरे ले लो ना, अच्छा हो जाएगा। तो क्या विद इन द स्टेट भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया मैंडेटरी है क्या, देखो स्टेट चेंज हो गया तो मैंडेटरी है, लेकिन विद इन द स्टेट अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है क्या, मैंडेटरी नहीं। लेकिन अगर बेटर अकाउंटिंग के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और ले लिया तो नहीं ले लिया तो आप दोनों को सेम मानेंगे कि अलग अलग मानेंगे,
तो यही बता रहा है ना, डिस्टिंक्ट मानेंगे कि आप अलग हो, आप जीएसटी में दो अलग अलग लोग हैं, भले नाम फर्म का एक ही है, फर्म के नाम से आइडेंटिफाई नहीं होता, जीएसटी नंबर अलग है, आपको पता है ना, पैन सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन नंबर अलग है। पहले 12 डिजिट कॉमन होंगे लेकिन लास्ट के 3 डिजिट अलग होंगे, तो हमको मानना पड़ेगा कि आप अलग पर्सन हो। लीगल एंटिटी सेम ही है, लेकिन यहाँ लीगल एंटिटी की मैम इनकम टैक्स में एक ही मानना पड़ेगा, कितने भी ब्रांचेस होने तो। इनकम टैक्स ब्रांच वाइज जाता है क्या? नहीं, इनकम टैक्स तो पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का जो भी टर्नओवर होगा मिला के आपका एक ही टर्नओवर बनता है। जीएसटी वाले बोलते हैं ऐसे नहीं है, हर स्टेट अलग है, और विद इन द स्टेट भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन अलग ली है तो आप अलग पर्सन हो, और आप दोनों के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होंगे तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, भले वो विदाउट कंसिडरेशन हो। तुमको लॉ समझ में आ रहा है क्या है? प्रैक्टिकल समझो रे। हाँ, मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो मैंने ऊपर ही लिखा था आपको, ठीक है। अब ये पैरा, ये प्रोवाइडेड क्या है? प्रोवाइडेड मतलब एक्सक्लूजन होता है, ठीक है ना। प्रोवाइडेड वर्ड प्रोवाइजो क्रिएट करता है, यहाँ पे क्या क्रिएट किया गया है? प्रोवाइजो, प्रोविजो, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तो वर्ड समझ में आता है, लॉ का क्या क्रिएट कर रहा है? एक्सेप्शन। आपको पता है एक ओनिडा करके टकले के ऐड आती थी, एक कंपनी है ओनिडा, इंडिया में टीवी बनाती थी, या अभी कौन सी कंपनी बना रही टीवी अच्छी? सैमसंग है, सैमसंग पकड़ लो, हाँ इंडियन पकड़ रहा था, ओनिडा शायद इंडिया की थी, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारी टीवी, फिलिप्स वगैरह बनाने वाली कंपनी है, अभी तो ये मुझे लग रहा है बोट वगैरह वो सब भी आने वाले उसमें, अब हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स में आने वाले वो लोग धीरे धीरे। तो ये कंपनी क्या बना रही है? बोट का एग्जांपल लेते हैं अपना, ठीक है ना। बोट क्या बनाता है? बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाता है, वॉच, ये स्पोर्ट वॉच, ईयरबड वगैरह बनाता है ना, बहुत अच्छे अच्छे बना रहा है, अभी हाई क्वालिटी बना रहा है। और बोट अभी बता रहा है कि हम भारतीय कंपनी है, क्योंकि हम मोर देन 85% इनपुट जो है वो इंडिया से, पहले वो चाइना से इंपोर्ट करके खाली रीब्रांडिंग करके सेल करते थे, अभी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मेजॉरिटी, नॉट 100%, क्योंकि अभी भी ऐसे कुछ डिवाइसेस है जो इंडिया में, या कुछ कंपोनेंट है जो इंडिया में नहीं बनते, तो वो चाइना वगैरह से इंपोर्ट करने ही पड़ते, बिकॉज इट इज चीपर इन चाइना, तो बिजनेस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। लेकिन अभी एटलीस्ट असेंबली या जो भी है वो इंडिया में प्लांट लग के इंडिया में हो रहा है, पहले 100% बाहर से आता था, तो पहले से तो बेटर ही है। तो बोट का अभी एनुअल डे है, सारी कंपनीज का होता है एनुअल डे, जैसा अपना एनुअल वीक होता है, आज बोट का एनुअल डे है। बोट को अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट देना है, तो बोट फिलिप्स के आइटम देगा। कॉमन सेंस क्या है? कौन से देने चाहिए आपको? अपने खुद के देने चाहिए ना। लेकिन जीएसटी लॉ एक ऐसा पहला लॉ है, पूरे इंडिया की जितने भी लॉ है, पहला लॉ है जिसने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को रिलेटिव बना दिया है, पहला लॉ है। आप समझो, यूजुअली रिलेटिव मतलब कौन आता है आपके माइंड में? मम्मी, पापा, काका, काकी, बाजू वाले, क्या पता आपका रिलेटिव का डेफिनेशन कौन सा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आप दूर दूर तक सोच सकते हो क्या? लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय फ्रॉड हो सकता है क्या? अरे जो फ्रॉड में अभी डिजाइन करके दिखा रहा था कि कल मेरे को कंपनीज बनानी है, 100 और कंपनी बनानी है, और उनको नॉन जीएसटी रखना है, तो मैं किसको यूज करूंगा? तुम सबको बोलूंगा ना, तुम सबके नाम पे चलो फटाफट 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 एक नया अकाउंट खोलो। यही इतना ही सिंपल है ना फ्रॉड। और डिपार्टमेंट क्या कर लेगा? कुछ करेगा क्या? डिपार्टमेंट ने तो बोला ना, सेपरेट पैन, सेपरेट पर्सन, एवरी पर्सन हैव 40 लाख का एग्जम्पशन ना। नहीं, तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तो आई मेक श्योर कि आपका आपके अकाउंट में 40 लाख क्रॉस। इतना ही तो सिंपल है। तो ये लॉ पहला लॉ है जिसने बोला कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिलके भी फ्रॉड कर सकते हैं, उनको भी रिलेटिव बना दो। तो रिलेटिव बनाने से क्या हो गया? 7(1) का चार्ज मेरे पे आ गया। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटिव नहीं होता तो 7(1) में मैं फ्रॉड करने के बाद भी मुझे पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि मैं रिलेटिव ही नहीं हूं। सीए रिपोर्ट ही नहीं करता। सीए कब रिपोर्ट करता? आपका ऑडिटर रिपोर्ट कब करना है? उसके ऑब्लिगेशन कब है? जब रिलेटेड पार्टी फ्रॉड हो रहा है। वो बोलता है ये रिलेटेड पार्टी नहीं है, फ्रॉड हो रहा है, लेकिन रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं सैंपलिंग किया, मुझे फ्रॉड दिखा नहीं। ऐसे सोचते हैं लोग। समझ में आ रहा है आपको कैसे सोचा जाता है? तो इन्होंने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेटिव बनाया। अब मुझे बताओ, बोट का एनुअल डे है, बोट के फाउंडर ने बोला सारे एम्प्लॉयज को हम गिफ्ट देंगे, तो मुझे बताओ कितने का गिफ्ट यूजुअली कंपनी देगी? जजमेंट लो यार तुम लोग, कितने का देगी? अपने अच्छे एम्प्लॉयज हैं, टॉप लेवल एम्प्लॉय है, 200-300 मत बोलो प्लीज, 300 रुपए का ईयरबड देंगे। हाँ, थोड़ा बड़ा अमाउंट बनाओ ना, पर एम्प्लॉय दे दे कि कितने का गिफ्ट देगी?
रीजनेबल बताओ यार, ऐसे मैं लॉ में क्या लिखा वो नहीं पूछ रहा हूं। 10,000 का दे सकती है, 15,000 का दे सकती है, 20,000 का दे सकती है, 25 लाख का देगी क्या गिफ्ट पर एम्प्लॉय? लाख में तो लाख में जाएगा तो वो समझ में आ रहा है, लाख में गिफ्ट जा रहा है तो क्या समझ में आना चाहिए? 40 लाख का टर्नओवर का लिमिट है। अरे यही समझना है ना, अभी तो वही तो समझा रहा हूं आपको कब से मैं। 40 लाख का टर्नओवर लिमिट है आप सबका। मेन कंपनी सारी इनपुट ले रही है, आईटी से ले रही है, अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट बांट रही है, वो एम्प्लॉय मार्केट में बेच रहे होंगे और कुछ तो अनअकाउंटेड इनका कैश यहां पे आता होगा, फ्रॉड वैसे ही होगा। 10-15 हजार का गिफ्ट दे रही है, ये फ्रॉड के लिए दिया होगा कि जेन्युइन माना जाएगा? जेन्युइन माना जाएगा। तो उन्होंने बोला जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में ट्रांजैक्शन होते, खाली किसके बीच में? हाँ, साला भतीजा वो सब नहीं, खाली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में ट्रांजैक्शन जब होते तो मानते हैं कि कंपनी गिफ्ट देती है अपने एम्प्लॉय को, लेकिन वो होनी चाहिए नॉट एक्सीडिंग 50,000। कितना होना चाहिए? मतलब 50,000 से ज्यादा। अच्छा खासा लिमिट दिया है ना उन्होंने, पर एम्प्लॉय 50,000। 50,000 से ज्यादा सर आप गिफ्ट नहीं दे सकते। सर मैंने दे दिया तो 51,000 का गिफ्ट दिया अपने एम्प्लॉय को, तो 1,000 नहीं, पूरा 51,000 टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन है नॉट एक्सीडिंग। अप टू 50,000 नहीं बोला उन्होंने, अप टू 50,000 होता है तो लिमिट होता है, नॉट एक्सीडिंग 50,000 लिखा है तो वो लिमिट नहीं है, वो कंडीशन है। 50,000 क्रॉस नहीं होना चाहिए। सर हुआ तो अरे हुआ तो पूरा टैक्सेबल बोलो ना सर। कंसिडरेशन, अरे गिफ्ट है, गिफ्ट क्या होता है? विदाउट कंसिडरेशन ना, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा यहां पे लिखा है। तो फटाफट आप इसके क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, इसके क्वेश्चन कैसे दिखते हैं। ध्रुव वाले तो मैंने बता दिए थे, ये रिलेटेड पार्टी का देख लो। अच्छा, रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन तो आपको देखना पड़ेगा ना। रिलेटेड पार्टी को डिफाइन किया गया है रिलेटेड पर्सन को इन एक्सप्लेनेशन टू 15। तो सेक्शन 15 है, उसके नीचे क्या है? एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 के नीचे क्या है? एक्सप्लेनेशन है। उस एक्सप्लेनेशन में रिलेटेड पार्टी को डिफाइन किया गया है। ओके, तो रिलेटेड पार्टी कौन कौन देखते हैं? पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन आर डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन इफ कभी सच पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर्स ऑफ वंस अनदर बिजनेस। मतलब कॉमन डायरेक्टर, अरे कॉमन डायरेक्टर ना, अभी मैं और साइली एलिट गुरुकुल में डायरेक्टर है, फिर साइली और तुम लोग किसी और कंपनी में डायरेक्टर हो, तो वो कंपनी और ये कंपनी क्या बन गई? रिलेटेड बन गई ना। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर कॉमन है और हम डायरेक्टर्स भी एक दूसरे के क्या बन गए? समझ रहे हैं ना? एक कॉमन डायरेक्टर निकला तो उसके बाकी के डायरेक्टर और यहां के बाकी के डायरेक्टर, और नॉट ओनली डायरेक्टर्स, सब डायरेक्टर नहीं होते ना, कुछ कुछ क्या होते हैं? ऑफिसर्स होते हैं ना। अभी तुमको पता है ये चीफ ऑफिसर्स वगैरह, एवीपी एवीपी लेवल पता है, मतलब ऐसे लोग जो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर। तो पार्टनरशिप फर्म के वो क्या हो गए? ये पार्टनर हो गए। तो पार्टनर भी क्या है? रिलेटेड एक दूसरे के। ये वाला डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला लॉ है जिसने क्या बना दिया? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेटिव बना दिया। ठीक है ना? फिर बोलता है थर्ड पर्सन कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 25% स्टॉक। थर्ड पर्सन, अब समझो थर्ड पर्सन मतलब पापा है, पापा का पहला बेटा है, पापा का दूसरा बेटा है, या ये मम्मा है, मम्मा का पहला बेटा, मम्मा का दूसरा बेटा। ये नहीं समझ रहा है तो ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है और ये भी सब्सिडरी कंपनी है। तो ये दोनों रिलेटेड है क्या? ये माँ बेटा रिलेटेड होता है क्या? वो तो होल्डिंग और सब्सिडरी हो तो होगा ना, मोर देन 25% है वो तो हो ही गया। ये दोनों रिलेटेड है क्या? अरे जो माँ का पहला बेटा उससे रिलेटेड है तो दूसरा, इतना सोच क्यों रहे हो फिर नालायक? ये दोनों रिलेटेड है ना, इसमें तो 25% से ज्यादा होल्ड कर रहा है ना, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है। 25% का कंडीशन है, वैसे तो होल्डिंग सब्सिडरी 51 पे बनती है, तो 25 के बाद ही उन्होंने रिलेटिव बना दिया। होल्डिंग नहीं, होल्डिंग को रिलेटिव नहीं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी अगर है तभी भी आप रिलेटिव हो 25% के ऊपर। इनकम टैक्स में 20% पे बना देते हो लोग, इन्होंने 5% एक्स्ट्रा रखा है 25 पे। बात ये नहीं हो रही है कि ये दोनों रिलेटिव है कि नहीं है, बात ये है कि ये दोनों रिलेटिव है कि नहीं है। होल्डिंग और सब्सिडरी रिलेटिव है,
क्योंकि मेरे शेयर उसके पास है। तो वैसे सेकेंड सब्सिडरी और होल्डिंग भी रिलेटिव है। मैं पूछ रहा हूं इस सब्सिडरी का उस सब्सिडरी में 1% भी होल्डिंग नहीं है, हम दोनों का एक दूसरे में कुछ भी नहीं है, तो क्यों रिलेटेड है फिर ये दोनों? क्योंकि बाप कॉमन है ना, ऊपर की कंपनी तो कॉमन है ना। इन्फ्लुएंस हो सकता है कि नहीं? झोल मतलब अरे इन्फ्लुएंस अच्छा वर्ड बोला, तुम्हारी लोकल लैंग्वेज में झोल हो सकता है क्या इन तीनों के बीच में? हाँ बस, तो ये क्या है? तुम इतना समझो ना, तुमको थोड़ा क्या सब यहाँ पे लॉ पढ़ने तो आए नहीं हो, सबकी तो एग्जाम नहीं है, कुछ तो लॉजिक पढ़ने आए हो। जहां पे डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उनको इन्होंने क्या बना के रख दिया है? रिलेटेड पार्टी। अगर तुमको 7(1) से बचना है, आगे का जाके बताता हूं, ये सब बताना नहीं चाहिए, पाप लगता है, नर्क में जाऊंगा मैं बताने के, लेकिन तुम लोग भी हरामखोर लोग उधर ही रहोगे, तो उधर ही हमें एंजॉय करना है। हाँ, अगर तुमको झोल भी करना है और 7(1) से भी बचना है तो क्या करोगे? क्या करोगे? रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ोगे, एक बार नहीं 10 बार पढ़ोगे, और फिर तुमको रियलाइज होगा अगर इनके साथ ट्रांजैक्शन करूंगा तो 7(1) में पकड़ा जाऊंगा। यही तो यहां लिखा है ना, इनके साथ ट्रांजैक्शन करोगे तो 7(1) में पकड़े जाओगे। तो झोल बताओ ना रे। ये छोड़ के भी मार्केट में लोग है ना, जैसे आप और मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हम लोग कनेक्टेड है, लेकिन तेरे मम्मी पापा और यहां पे कवर्ड नहीं है ना। तो जब मुझे झोल की एंटिटी बनानी होगी तो मैं किसके नाम पे बनाऊंगा? आपके पापा के नाम पे, आपके मम्मी के नाम पे, आपके बीबी के नाम पे, आपके बच्चों के नाम पे। मैं 2 स्टेप आगे जाऊंगा ना। एक टप्पा आउट, हम गेम खेल रहे हैं, एक टप्पा आउट है, डायरेक्ट कैच आउट है, वो 7(1) हो गया। ये कौन सा है? ये 7(1) यहां पे एक टप्पा आउट है, रिलेटेड आउट। चल, तो मैं 2 टप्पे वाला गेम खेलूंगा ना। मैं शॉर्ट ऐसा मारूंगा कि कितने टप्पे गिरने चाहिए? 2, तो आप आउट नहीं कर पाओगे ना मुझे। तो कोई 2 पे करते, कोई 3 पे करते। समझ रहा है? अब ये बताने के लिए मैं कहां जाऊंगा? नरक में जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं तुमको टैक्स की चोरी कैसे लीगली की जाती है वो पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं तुम लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूं ये चीज? तुम लोग चोरी करने के लायक तो हो नहीं, तुम्हारी कहीं फैक्ट्रीज है, तुम लोग जहां जाके टैक्स की चोरी कर रहे हो। लेकिन तुम सब ऑडिटर बनने वाले हो, कंसल्टेंट बनने वाले हो, तुम्हें कोई चूना ना लगा जाए। तुम्हें पता होना चाहिए मार्केट में चूना बनता कैसा है। आई डोंट नो, अगर मैंने ये स्टोरी इसके पहले आपको कभी, मेरे पास है क्या टाइम है क्या स्टोरी बताने का? बताता हूँ, 2 मिनट की बात बताता हूँ, पहले एक खत्म कर लेता हूँ, तो बताओगे स्टोरी सुनने थोड़ा क्या है। सुबह सुबह मेरा सेमिनार है, आज मुझे वहां जाना है, एग्रीकल्चर के ऊपर एक सेमिनार है, वो अटेंड करने जाना है। तो ये क्लियर है, यहां तो ये वाला क्लियर है। दूसरा, वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अनदर ना। ब्रैकेट में क्या लिख रहा है समझ रहा है ना? कभी कभी डायरेक्ट कंट्रोल होता है, कभी कभी इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। सर इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसे होता है बताओ ना। बताता हूं, सब बताता हूं। मैंने मेरे तो नसीब में आए हो तुम लोग इंग्लिश पढ़ने, ठीक है ना। तो ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है, समझ में आ रहा है? इसके ऊपर क्या है? ये डायरेक्ट कंट्रोल है, मतलब ये पप्पा है और ये बेटा है, पप्पा बेटे को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कंट्रोल हो गया ना। इस सब्सिडरी की फर्दर सब्सिडरी है, सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी, तो इसके लिए ये होल्डिंग कंपनी हो गई। हेलो, हो सकता है ना ऐसा? मतलब ये पोता है, तुम फैमिली चार्ट समझो। पोते को दादाजी कंट्रोल करते हैं क्या? नहीं करते। पोते और दादाजी का रिलेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन पोते को अगर कंट्रोल करना होगा कभी, तो दादाजी किसको बोलेंगे? इसका तो ये बाप है ना, बाप का तो सुनना ही पड़ता है ना। और जब दादाजी पप्पा के नट फिट कर देंगे तो पप्पा किसके फिट कर देंगे? तो ये डायरेक्ट कंट्रोल है कि फिर से इनडायरेक्ट है? मतलब पप्पा इस बच्चे को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं और दादाजी इस बच्चे को, समझ रहा है डायरेक्ट कंट्रोल और इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसे होता है? तो होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में डायरेक्ट कंट्रोल होता है, सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी का और मेन होल्डिंग कंपनी का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है। ये सब नहीं भी पढ़ोगे तभी भी चल जाएगा। आप लोग इतना मुझे घूर घूर के मत देखो, मैं आप लोगों को खाली बता रहा हूं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जब ढूंढने बैठोगे ना, तो आपको यही नहीं पता कि ढूंढ क्या रहे हो, क्योंकि आपको रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन ही नहीं पता। और टैक्स ऑडिट हो या स्टैट ऑडिट हो, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट्री करनी पड़ती है।
बहुत ज्यादा, इतना आसान नहीं है। इसलिए मुझे डर लगता है ना कि जो ऑडिट करने निकला है ना मार्केट में, वो ऑडिट की किताब घर पे रख के गया है। सिखाई नहीं उसने कभी ऑडिट, और फिर आके बोले अरे ऑडिट कैसे करते, लेजर स्क्रूटिनी कैसे करते, ऐसे ही करते हैं। लॉ पता होगा तो कंप्लायंस चेक करोगे ना, लॉ ही नहीं पता होगा तो कंप्लायंस कहां से चेक करोगे। इतना डिटेल में सोच के इन्होंने लिखा है, वो तो सोचो, कम से कम इनको तो अप्रिशिएट करो जिन्होंने लिखा है। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन। अब ये क्या बताया सर, पहले वाले अभी तक क्या पहले समझ में आया है? ठीक है, अब दूसरा वाला बताता हूं, ठीक है ना। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन, ठीक है। ये क्या है, ये मम्मा है, ये पापा है। तो ये एम लिमिटेड है, एफ लिमिटेड है, कंपनी समझनी है आपको। मैं आपको फैमिली चार्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंपनी आप लोगों को समझ में नहीं आता। इनका एक बच्चा है, मम्मा का बच्चे में इंटरेस्ट है 25% से ज्यादा, ये होल्ड करते हैं यहां पे, ठीक है, तो कंट्रोल है, थोड़ा सा कंट्रोल है। पापा का बच्चे में इंटरेस्ट है, मम्मा पापा साथ में नहीं आएंगे तो ये बच्चा नहीं आएगा ना मार्केट में, तो ये पापा का भी इस बच्चे में इंटरेस्ट है, ठीक है। ये दोनों मम्मा और बच्चा रिलेटेड है, कंट्रोल है ना। पापा और बच्चा रिलेटेड है तो कंट्रोल है ना। मैं पूछ रहा हूं क्या मम्मा और पापा रिलेटेड है? लेकिन मम्मा और पापा का एक दूसरे में 1% भी नहीं है, लेकिन ये दोनों मिलके किसी और को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो ये बच्चे और सर पहले क्या एग्जांपल दिया था, एक दो बच्चों को, अरे एक पेरेंट दो बच्चों को कंट्रोल कर रहा है, तो ये बच्चा और ये बच्चा तो ये रिलेटेड है, ये दोनों नीचे वाले रिलेटेड है क्या? है ना, क्योंकि दोनों कंट्रोल्ड बाय कॉमन पर्सन है। अरे चार्ट उल्टा भी बनता है ना, फादर के दो बच्चे बता रहा हूं, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, ये दोनों रिलेटेड है, हाँ है, ये दोनों रिलेटेड है, हाँ, ये दोनों रिलेटेड है क्या? कॉमन कंट्रोल ऊपर बैठा हुआ है। इसका उल्टा चार्ट है ना, ये कंपनी नीचे है जो कंट्रोल हो रही है, अब ऊपर वाले दोनों रिलेटेड है क्या? यस, ठीक है, रहने दो। सच पर्सन्स आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली। फैमिली का डेफिनेशन याद आ रहा है आपको, पहले लेक्चर में पढ़ाया था। फैमिली में कौन कौन था याद है? स्पाउस से स्टार्ट करना है, यस। याद रखो, जब भी फैमिली की डेफिनेशन लिखी गई थी उसकी बीबी उसके बाजू में खड़ी थी, जो ड्राफ्टमैन था उसकी बीबी कहां पे खड़ी थी? बाजू में ही चाय लेके खड़ी थी, और ये डेफिनेशन जो लिखने वाला था वो वहां तक पहुंच गया था। अब उसको फैमिली डिफाइन करना था, उसने लिखा फैमिली मीन्स अगर वो किसी और का नाम लिखता पहला तो उसकी बीबी उसको चाय पिलाती नहीं थी, उसके सर पे डाल देती या उसके मुंह पे फेंक देती। तो इसने अपनी जान बचाने के लिए फैमिली की डेफिनेशन में पहला क्या लिखा? स्पाउस। अगर मैं डेफिनेशन लिखता तो मदर, फादर, ग्रैंडफादर कहीं से तो चालू करता। उन्हें बोला नहीं, पहला रिलेटिव कौन होता है? पहला फैमिली। फैमिली किधर चालू की? तुम्हारी फैमिली कहाँ खत्म होती है वो बताओ, शुरू कहाँ होती है, खत्म कहाँ होती है? 4 बार रिवीजन करा के लिया उस वाइफ ने अपने हस्बैंड से, बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन आता है? स्पाउस, मतलब मैं कौन हूं? तुम्हारी फैमिली। तुम्हारी फैमिली में कौन आता है? मैं कौन हूं? फैमिली। फैमिली में कौन आता है? तो ऐसा 3-4 बार रिवीजन करने के बाद उसको क्लियर हुआ कि हाँ, फैमिली की डेफिनेशन कहां से स्टार्ट होती है? स्पाउस से स्टार्ट होती है। फिर जब ये दोनों का चल रहा था तो बाजू में बच्चे आके खड़े हो गए, वो भी देख रहे हैं, हाँ तुम कर लो पहले। तो बच्चे फैमिली होती है क्या? इन दोनों से तो निकले हैं ना, तो वो भी फैमिली है। सर बच्चे इंडिपेंडेंट होने चाहिए कि डिपेंडेंट होने चाहिए? मैं वही बता रहा हूँ ना, बच्चे बच्चे होते हैं ना, इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। स्पाउस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि डिपेंडेंट होनी चाहिए? स्पाउस स्पाउस है ना, डिपेंडेंट हो या, देखो उसी घर में रहना है आपको, ठीक है ना। तो इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बाय डिफॉल्ट दिस इज योर फैमिली, ओनली स्पाउस एंड चिल्ड्रन। कितने बच्चे? 2, 3 बच्चे हैं तो मैक्सिमम कितने बच्चे फैमिली होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तीसरा बोनस में पैदा किया था तुमने, नाजायज औलाद है वो, नालायक लोग। 4 बच्चे हुए तो फैमिली में बच्चे कितने तुम्हारे?
4 हो गए ना, 2 तुमने कहां से लिमिट लगाया? मैंने नहीं लगाया सेक्शन में लिमिट, तुम अलग से अपना लगा रहे हो। तीसरा बच्चा फैमिली नहीं है तुम्हारी, ऐसा मत करो। हमारे यहाँ पे ऐसी भी फैमिली है जिनके घर में 5-5 बच्चे हैं, और तुम बता रहे नहीं 2 के बाद आगे की फैमिली नहीं है। हाँ, ऐसे मत करो। जितने भी बच्चे वो सारी तुम्हारी क्या है, क्वांटिटी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। सिद्धार्थ सोच रहा है, अभी हंस रहा है सोच सोच के, सर मेरी 2 बीबियां होगी तो, वो इसलिए सोच रहा है सर बच्चे तो मल्टीपल ठीक है, मैं मल्टीपल बीबियों का सोच रहा था। तो बीबियों के ऊपर भी कोई लिमिट है क्या यहाँ पे? ना डिपेंडेंसी है, ना कोई मतलब क्वांटिटी में लिमिट है। ये फैमिली की सच में इतनी मीनिंग होती है आज के तारीख में, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, दैट्स ऑल, दिस इज योर फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली बताओ कहां तक जाती है? पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स, बस। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। कभी जब तुम्हारे ऊपर वो क्या होंगे, अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो तुम्हारे रिलेटिव नहीं हो, तुम्हारी फैमिली नहीं, ऐसा ये बोलता है, लॉ बोलता है, मैं नहीं। और अगर तुमने इनके साथ ट्रांजैक्शन किया तो 7(1) में पकड़े जाओगे। हेलो, क्योंकि झोल करने के टाइम पे इन्हीं के साथ करोगे ना। सेकंड QR कोड दुकान वाला किसके नाम पे लेता है? वाइफ के नाम पे। और थर्ड QR कोड बच्चों के नाम पे। समझ रहे हैं ना डिपार्टमेंट ने क्या सोच के लिखा है? नहीं नहीं सर, भाई के नाम पे भी ले सकता है। तुम लेके दिखाओ भाई के नाम पे QR कोड, वो पैसा रिटर्न आने वाला है क्या? हाँ, लेकिन भाई लूनाटिक है, अनसाउंड माइंड है, घर पे पड़ा रहता है, तो अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। अब तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। बहन छोटी है, कंट्रोल हो सकता है। बहन की शादी हो चुकी है, उसके नाम पे QR कोड खोलेगी क्या ये फैमिली? QR कोड वो घर पे आती है तो घर पे लॉक लगा देते लोग कबड़ में, ये कुछ लेके ना जाए। अरे ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है। तो डिपेंडेंसी है तो कंट्रोल है, कंट्रोल है तो झोल है। जहां पे कंट्रोल है वहां झोल है। ये अलर्टनेस एज अ ऑडिटर आप लोगों के पास होनी चाहिए। मैं GST नहीं पढ़ा रहा आपको, GST पढ़ा रहा हूं मतलब, नहीं तो बाद में ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा लेक्चर अपलोड करना है आज। अरे बाबा, मैं GST में आपको झोल पढ़ा रहा हूं। अब झोल 2 तरीके, 2 रीजन के लिए पढ़े जाते हैं। एक एज अ ऑडिटर की, दूसरा कोई आपके सामने झोल ना करे और फिर जिंदगी कभी आपको मौका दे और आपको ऐसा समझे कि हाँ मेरे को झोल करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ में क्या क्या लिखा है। ये करोगे तो पकड़े जाओगे। झोल करना होगा तो लॉ के 2 कदम आगे जाके करना होता है। सर आप ऐसा ओपनली रिकॉर्डेड लाइन पे कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मैं ऑडिटर हूं, बहुत सारी न्यूज पढ़ते रहता हूं, बहुत सारे लोगों से बात करते रहता हूं। अंजिश कॉर्पोरेट क्रिमिनल लॉयर है, तो जब झोल ओपन होता है तो ये सीक्वेंस में कंपनीज होती है ना, वो 27-28 तक जाता है सीक्वेंसिंग। मतलब मैं आपको 2-3 कंपनी समझा कि इधर मेरी परेशानी हो रही है कि ये कंट्रोल, ये कंट्रोल, ये कंट्रोल। जब एक्चुअली झोल का चार्ट बनता है ना, 28-28 स्टेप तक जाते हैं लोग। समझ रहे हैं? अब 28वीं कंपनी में झोल हुआ है, सोचो। और शुरू पहली वाले कंपनी ने किया था, ढूंढ के दिखाओ तो। लिंक लगाना आसान होगा क्या? शेयर होल्डर कॉमन नहीं, ऑफिस कॉमन नहीं, ऑडिटर कॉमन नहीं। कैसे 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 प्रूव करोगे कहां से कंट्रोल आ रहा है, क्या आ रहा है? वो भी एक देश में नहीं, देश भी अलग अलग। एक देश में होगा तो डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है। जैसे एक सीए को पकड़ा गया मुंबई में, अंजेश के पास केस है, अरेस्टेड है वो सीए। उसने भी ऐसे ही गया 50-60 कंपनी बनाए और आईटीसी घुमाता था बस। आईटीसी, अभी तुम लोगों को समझता है ना आईटीसी घुमाना मतलब क्या? किसी कंपनी में आज 50 लाख की लाइबिलिटी, उसको टैक्स नहीं भरना है, क्या करोगे आप? किसी दूसरी कंपनी से बिल मार दोगे। अब उस कंपनी में भी नहीं है तो जाओ पीछे पीछे और एक बिल मारोगे, और उसमें भी नहीं है और एक पीछे। ऐसा 28 कंपनी में बिलिंग मारा है और भरा किसी ने भी नहीं है, लेकिन आईटीसी सबके पास है। फ्रॉड हो गया ना। अब डिपार्टमेंट कभी पकड़ेगा, कोई ट्रांजैक्शन खोलेगा, एक धागा खोलेगा, खोलते खोलते जब लास्ट कंपनी तक पहुंचेगा तब तक तो साल निकल जाएंगे। फिर अपना देश में आपको पता ही है केसेस होते रहेंगे, तब तक तो इन्होंने फ्रॉड बजा लिया। 120 करोड़ का फ्रॉड है शायद, ये कुछ ऐसे किया गया।
पकड़ा कैसे डिपार्टमेंट ने इसको? ये नालायक सीए ने इन सारे कंपनीज में खुद को ऑडिटर अपॉइंट किया। उतना नहीं करना था ना, फ्रॉड्स के लिए कंपनीज बना रहे हो, शेयर होल्डर अलग है, ऑफिस एड्रेस अलग है, सब अलग है, कॉमन धागा क्या निकल गया? ऑडिटर से निकला। तो इसकी अपॉइंटमेंट जहां जहां हुई थी आरओसी से डेटा निकाला गया, ये जहां जहां पे अपॉइंटेड है सारी कंपनीज को नोटिस भेजी गई और इन्वेस्टिगेशन ओपन हो गया। अगेन हिंट क्या दे रहा हूं? समझदार को इशारा काफी है। धूम मूवी आपने देखी है, फास्ट एंड फ्यूरियस देखी है, फिर वो अपना बीच में अच्छा बहुत अच्छा सीरीज निकला था रे वो बेला चाव वाला, मनी हाइस्ट आपने देखा है। ये सारे इसमें गेम में है। आप लोगों का आइडियल कौन है? मतलब आप कौन से पार्टी के साइड से थे? पुलिस के साइड से थे कि चोर के साइड से थे? मतलब आपको अच्छा कब लगता था? चोरी सक्सेसफुल होने के बाद अच्छा लग रहा था कि चोर पकड़ने के बाद आपको सक्सेसफुल लग रहा था? मतलब तुम्हारा समझ रहे हैं, तुम्हारा हीरो कौन है मूवी में? चोर। तो तुम्हारा डीएनए समझ रहे तुमको क्या है? समझ रहे? मैं तुमको झोल करने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं बाय डिफॉल्ट तुम्हारे अंदर जो चोर का डीएनए है ना वो दिखता है। चोर स्मार्ट थे कि डम थे उसमें? तो समझ रहे हैं ना, चोरी डम लोग नहीं कर सकते। डम लोग जीएसटी रिटर्न भरते हैं। वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर। सोल डिस्ट्रीब्यूटर मतलब समझते ना 1% भी नहीं है मेरा, लेकिन आप मेरे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो दोनों का इन्फ्लुएंस हो सकता है क्या एक दूसरे के ऊपर? हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या क्या बना दिया? रिलेटिव बना दिया। सर डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब बताओ। रिलेटेड पर्सन का मीनिंग समझाना। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब देखो, अभी डायरेक्टली एग्जांपल बताता हूं। यहां पे रजिस्टर्ड हेड ऑफिस दिल्ली में है और ब्रांच वेस्ट बंगाल में है। एक स्टेट है कि अलग अलग है? तो इसका रजिस्ट्रेशन अलग होगा, इसका रजिस्ट्रेशन अलग होगा। इसके बीच में कोई भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज अगर जाए और आए विदाउट कंसिडरेशन तो क्या मानना पड़ेगा? डीम सप्लाई मानना पड़ेगा और बिल इशू करना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा। झोल कर रहे हैं क्या? अरे नहीं सर, यहां झोल की बात नहीं है। यहां पे आईटीसी अगर होगा तो आईटीसी यहां ट्रांसफर करने के लिए बिल करता है एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को, या एचओ ब्रांच को ब्रांच एचओ को। क्लियर है? चलो आगे चलो। ये यहां पे पूरा उन्होंने केस स्टडी दिया है, मैं डायरेक्टली इधर से जा रहा हूं। ग्राफ बना के दिया तो टाइम क्यों वेस्ट करो ना। रजिस्टर्ड है रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र और दूसरा अनरजिस्टर्ड लीकर शॉप है उत्तराखंड में। स्टेट सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। वो भले अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो लोकेटेड कहां पे है? दूसरे स्टेट में। यहां से अगर यहां कुछ भी जाता होगा तो क्या जाना चाहिए? बिल जाना चाहिए ना, बिल जाना चाहिए। तो ये डीम सप्लाई माना जाएगा क्योंकि इनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। ठीक है, भले वो रजिस्टर्ड ना हो। स्टॉक ट्रांसफर का एग्जांपल देता हूं। अभी लखनऊ में फैक्ट्री है और शोरूम दिल्ली में। लखनऊ कौन से स्टेट में आता है? अभी जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। लखनऊ, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। और दिल्ली दिल्ली में है। एक स्टेट है कि दूसरे है? तो रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा। और रजिस्ट्रेशन अलग अलग, जब फैक्ट्री से माल यहां जाएगा, बेचा थोड़ी ना क्या अभी, लेकिन फिर भी इसको क्या बनाया जाएगा? डीम सप्लाई। डिलीवरी चालान निकलेगा, जीएसटी भरा जाएगा। क्यों? अभी आईटीसी कहां पे होगा इसका पूरा रॉ मटेरियल वगैरह का? लखनऊ में, मतलब यूपी में होगा। यूपी का आईटीसी ट्रांसफर कहां करना पड़ेगा? दिल्ली में करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलता हूं। अब लखनऊ में फैक्ट्री है, कानपुर में शोरूम है। ये दोनों कहां? लखनऊ कहां पे होता है? यूपी में। और कानपुर भी कहां पे होता है? ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं ना, ज्योग्राफी का नॉलेज पता होना चाहिए। या तो घूमना चालू करो पूरा देश, जाके देखो कानपुर किधर है। इनका सिंगल रजिस्ट्रेशन है, दोनों सेम स्टेट में है। लेने के लिए तो अलग अलग ले सकते थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं लिया उन्होंने। क्या लिया है? और सिंगल भी कैसे होता है? ये क्या होगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा ना। ये होता है, आपको पता है, जो रजिस्ट्रेशन के काम करते हैं उनको पता है प्रिंसिपल प्लेस एडिशनल प्लेस क्या है। तो इनका नंबर सेम ही है, तो आईटीसी भी किधर पार्क होगा? सेम ही रजिस्ट्रेशन में दिखेगा। तो बिल करने की
खुद को कैसे बिल करोगे? सप्लायर एंड रिसिपिएंट सेम ही, जरूरत नहीं है। कंपनी सेम हो सकती है लेकिन जीएसटी नंबर तो, अब प्रैक्टिकल लेवल पे जाके सोचो ना, इसका आप इसको बिल कैसे कर सकते हो? सर किसको सेल किया? मुझे अपने आप को आज मैंने सेल किया। परचेस कहां से किया? अपने आप से परचेस किया। तो खेल नहीं खेलना है ना, लेकिन नंबर अलग अलग होता तो हाँ सर लीगल एंटिटी सेम है लेकिन जीएसटी के लिए वो दोनों अलग है। क्लियर है? तो बिलिंग करना पड़ता है। अभी अब छोटा सा रिवीजन करेंगे और सेशन को एंड करेंगे, ठीक है ना। देखो आपको याद कैसे रखना है। मैं आपको कौन सा एक्ट पढ़ा रहा हूं आपको पता है? सीजीएसटी एक्ट 2017 पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसमें का सेक्शन 1 क्या है पता है आपको? स्कोप, एक्सटेंड, टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी। स्कोप क्या है? जहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा वहां पे जीएसटी लगेगा, वो उसका ऑब्जेक्टिव, इनडायरेक्ट टैक्स है वो एक, ठीक है ना। एक्सटेंड क्या है? एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। टाइटल क्या है? शॉर्ट टाइटल है जीएसटी, सीजीएसटी, ये जो नाम लिखा है वही उसका टाइटल है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, उसका टाइटल, नाम, टाइटल मतलब नाम। एप्लीकेबिलिटी वो बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, कब से एप्लीकेबल हुआ है? 1 जुलाई 2017, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017 पे हुआ है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा नाटक करता रहा पहले, आपको पता है, ठीक है ना। तो इसके दो अलग अलग डेट है, लेकिन मेन डेट तो याद रखोगे ना सब लोग। 1 जुलाई पे हुआ है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स पे मेजर चेंज 2017 में 1 जुलाई पे आया था। सेक्शन 2 क्या होता है? डेफिनेशन। डेफिनेशन में मैंने आपको दो टाइप की डेफिनेशन के ऊपर ज्यादा एम्फासाइज किया। मैंने बोला एक मीन्स टाइप की डेफिनेशन होती है और एक इंक्लूड्स होती है। मीन्स वाली जो होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, उसको लिटरल इंटरप्रिटेशन लगता है, जितना लिखा है वही आपको अप्लाई करना है, आपको एक्स्ट्रा दिन। उन्होंने बोला गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का मतलब हमें जहां जहां पे वो लोग आगे जाके गवर्नमेंट वर्ड यूज करेंगे, क्या मतलब आपके मन में आना चाहिए? फिर आप बोलेंगे नहीं स्टेट गवर्नमेंट भी तो उन्होंने डेफिनेशन में क्या लिखा है? गवर्नमेंट, जहां पे खाली गवर्नमेंट, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट लिखना होगा वो अलग से स्लैश करके लिखेंगे, लेकिन जहां पे खाली गवर्नमेंट वर्ड यूज किया है उधर खाली क्या बोलेंगे हम? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। क्लियर है? तो वो मीन्स होता है। इंक्लूड बोले तो इंक्लूड का बहुत सारा डेफिनेशन पढ़ा हमने, बिजनेस इंक्लूड, गुड्स इंक्लूड्स ना। तो इंक्लूड वाली पर्सन इंक्लूड्स, तो हम उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन है, वो खाली बता रहा है आपको कि ये इंक्लूड है, कुछ उसमें नहीं लिखा है वो भी उसमें ऐड हो, माइनस नहीं होगा लेकिन कुछ नया आइटम उसमें ऐड हो सकता है। बिजनेस में जितना उन्होंने लिखा है उससे अलग कुछ करते हो तो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। वो सेक्शन है। सेक्शन 2 हो गया। अभी फिर सेक्शन 3, 4, 5, 6 ये जो है ना वो जीएसटी अथॉरिटीज को डेडिकेट किया हुआ सेक्शन है। मतलब कमिश्नर कौन है, डिपार्टमेंट में कौन कौन होता है, डिपार्टमेंट के लिए है वो सेक्शन, हमारे काम का नहीं है। फिर भी कभी देखना होगा तो देख लेंगे, डिपार्टमेंट, इंटरनल डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स के नाम वगैरह क्या है वो सब लिखे गए वहां पे। तो जीएसटी अथॉरिटीज करके याद रखो, खाली फिलिंग द ब्लैंक्स करने के लिए। वैसे मेरे काम का अभी तक कुछ आया नहीं है। मेरे काम का पहला ही सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 में 3 मेन सब सेक्शन है। सेक्शन 7(1), सेक्शन 7(1)(a), सेक्शन 7(2) और 3 भी है। सेक्शन 3 भी है लेकिन इसको हम नहीं पढ़ते क्योंकि ये इफेक्ट में नहीं है। अभी हम लोग कहां पे है पता है आपको? जब से लॉ चालू हुआ है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है। 1 में कितने क्लॉजेस है पता है आपको? 1 में कितने क्लॉज है? 4 है। ए है, डबल ए है और बी है और बाद में सी है। ए में क्या पढ़ा पता है आपने? सप्लाई, ये सारे सप्लाई इंक्लूड, सबका लैंग्वेज क्या है? सप्लाई इंक्लूड्स। ये चारों के क्लॉजेस में सप्लाई क्या है वही बता रहा है आपको। ए में क्या पढ़ा पता है आपने? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ। समझ में आ रहा है? सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और अग्री टू बी मेड, फिर बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्यों नहीं याद होगा? ऐसा 10 बार लिखोगे तो। फिर 7AA में क्या बोला था? कोई क्लब है और अपने मेंबर को वो क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कंसिडरेशन वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने बोला कैश और डेफर्ड पेमेंट और एनी अदर पेमेंट, सबको मिला के कंसिडरेशन ही तो बोलते हैं, ठीक है। बी में हमने क्या बोला था? सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ
कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस हो तभी भी है, बिजनेस नहीं हो तभी भी है। 7(1) में क्या बोला गया? सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, इसको हमने अटैच किया शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में कितने पैरा है? 4 पैरा है। उसका पैरा 1 क्या बोलता है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, जिसके ऊपर आपने क्या लेके रखा था? आईटीसी। इसका पैरा 2 क्या बोलता है? पैरा 2 में 2 बातें लिखी गई है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एज पर सेक्शन 15 का एक्सप्लेनेशन, या सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25 का। हाँ, इनके बीच में। और इसका रीजन अलग है, मैंने बताया आपको, यहां पे एंटी फ्रॉड रीजन है। फ्रॉड होता है, कैसे होता है वो भी बताया कि मैं आईटीसी ले लूंगा, मेरी वाइफ को गुड्स ट्रांसफर कर दूंगा, वाइफ मार्केट में बेच देगी नॉन जीएसटी, गवर्नमेंट का लॉस हो गया, वो फ्रॉड हो गया। और ब्रांच बिटवीन ब्रांच और एचओ ट्रांसफर मैंने आपको बता दिया, जिसका जीएसटी नंबर अलग है, वहां पे बिलिंग होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रांच सेल करता है आईटीसी भी वहीं पे पार्क होना चाहिए। ये क्लियर है? तो ये इतना आपने पढ़ा है। फिर हम पैरा 3 पढ़ेंगे और फिर पैरा 4 पढ़ेंगे।